हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए जोड़े गए अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, जो एक पुराने अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 31 की जगह पर जोड़े गए हैं। समझने में इनको थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से केसेस के साथ अब डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले अनुच्छेद की, यानी अनुच्छेद 31 की, जिसे क्यों संविधान से हटा दिया गया और उसको फिर कहाँ पे शामिल कर लिया गया। तो ये जो था, ये 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 से जो हमारा अनुच्छेद 31 था, पुराने वाला अनुच्छेद, उसको हटा दिया गया था और जिसमें हमें संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, है ना। आज में अगर आप संविधान में देखें तो उसमें संपत्ति का मूल अधिकार अब फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों में नहीं दिया गया है। अब वो संविधान के जो भाग 12 है उसका जो चैप्टर 4 अध्याय 4 है उसमें शामिल कर लिया गया है और अब वो केवल एक संवैधानिक अधिकार है, एक मूल अधिकार नहीं है। अब एक एक करके इन तीनों अनुच्छेद को देखेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं इनसे जुड़े हुए उनको भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 31 क की, यानी 31 ए की, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम से वर्ष 1951 में जोड़ा गया था और इसका उद्देश्य था कि भूमि सुधार विधियों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। यानी कि अगर कोई लैंड रिफॉर्म लॉज बनाए जाते हैं तो उनको आप कोर्ट में केवल इस आधार पर ही चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि वो समानता का अधिकार और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। यानी एक तरीके से यहाँ पे लैंड रिफॉर्म जो विधियाँ हैं, जो भूमि सुधार विधियाँ हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जो क है, यानी कि जो ए है, वो लैंड रिफॉर्म एक्ट को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको कोर्ट में चैलेंज करने से मना कर रहा है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन कौन से हैं जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती? तो सबसे पहले आता है किसी भी संपत्ति या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या उसमें परिवर्तन के लिए। कोई भी प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी में निहित कुछ राइट्स हैं, कोई अधिकार है जो राज्य के द्वारा अर्जन के लिए, मतलब जिनको राज्य के लिए इकट्ठा किया जाता है, अर्जित किया जाता है, या उनमें कोई भी हमें चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो उनको चुनौती नहीं दी जाएगी। ये जो आर्टिकल है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो संपत्ति, उसके अधिकार जो राज्य के द्वारा अर्जन के लिए हो या परिवर्तन के लिए हो, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है संपत्ति का लोकहित में प्रबंध या उचित प्रबंध करना, ठीक है ना, जिसे परिसीमित अवधि के लिए राज्य के द्वारा लेना हो। यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए कोई प्रॉपर्टी राज्य के द्वारा लोकहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट के संबंध में लेनी हो, या राज्य जिसका भी प्रबंध वगैरह करता है उस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर छूट दी गई है। इसके बाद आता है दो या अधिक निगम, कोई कॉरपोरेशन है, दो या अधिक कॉरपोरेशन है, और वो जो कॉरपोरेशन है वो भी देखिए लोकहित में या उन निगम में से किसी एक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए। तो कॉरपोरेशन की यहाँ पे बात की गई है ना। चौथा है निगम के अभिकर्ता। निगम कॉरपोरेशन होते हैं, उसमें एजेंट भी होते हैं, उनके सचिव होते हैं, कोष के अध्यक्ष होते हैं, निर्देशक यानी डायरेक्टर्स, प्रबंधक, उनके जो भी अधिकार हैं, या शेयर होल्डर्स हैं, उनके अधिकारों में कोई परिवर्तन से संबंधित लॉ है तो वो भी इससे प्रोटेक्ट होगा। इसके बाद अगला आता है कोई खनिज यानी कि मिनरल या खनिज तेल की खोज करनी हो, यानी कि मिनरल ऑयल की खोज करनी हो, या कोई मिनरल हो, या उससे प्राप्त होने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई लाइसेंस है, उसके आधार पर जो प्राप्त अधिकार हैं उनमें परिवर्तन के लिए, या ऐसे करार लाइसेंस को समाप्त या रद्द करने के लिए बनाई गई विधि। यानी कि कोई मिनरल है, मिनरल ऑयल है, उसकी खोज करनी हो, उसे प्राप्त करने से रिलेटेड आपने कोई भी किसी से करार किया है, कोई लाइसेंस प्राप्त किया है, और उस लाइसेंस से आपको जो अधिकार मिल रहे हैं उन अधिकारों में चेंज करना हो, या फिर करार या लाइसेंस को ख़त्म करना हो, उसको रद्द करना हो, तो अगर ऐसी कोई भी लॉ है तो उसको भी ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करेगा। अब थोड़ा सा साधारण भाषा में जान लेते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम वगैरह में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिहाज से ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी
देखिए किस चीज़ों की थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस कुल मिलाकर वो यही कह रहा है कि जो साधारण शब्द हैं, साधारण शब्दों में उपरोक्त सभी विधियां इस आधार पर शून्य नहीं होंगी जो ऊपर बताई गई हैं कि आर्टिकल 14 और 19 का ये उल्लंघन करती हैं या उसको छीनती हैं या कम करती हैं। तो कोई भी ऐसी विधि, सारी या सभी विधियां जो इस आधार पर ही शून्य नहीं होंगी कि वे अनुच्छेद 14, 19 का उल्लंघन करती हैं या उन्हें छीनती हैं या कम करती हैं। लेकिन इस बात का एक अपवाद भी इस अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई हो, जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती, वो उस पर ये अनुच्छेद प्रभाव नहीं डालेगा। तो जो हमारा राज्य का विधानमंडल है, अगर कोई लॉ बनाता है और उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि उस पर अभी राष्ट्रपति की राय ली जाएगी, और जब तक उस पर राष्ट्रपति की परमिशन नहीं मिल जाती है तब उस पर ये अनुच्छेद प्रभाव नहीं डालेगा। और जो 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वर्ष 1964 में, इसने क्या किया कि अनुच्छेद 31 में थोड़ा संशोधन किया और इसने संपदा जो शब्द था उसको और ज़्यादा विस्तृत कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 31 ख यानी कि अनुच्छेद 31B भी आप इसको बोल सकते हैं, इसे देख लेते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। तो ये भी प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 से ही जोड़ा गया। तो शुरू के जो 2 अनुच्छेद थे वो एक ही संशोधन से जोड़े गए हैं, जो पहला संवैधानिक संशोधन था। और ये उपबंध करता है कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में कुछ नियम दिए गए हैं, उनको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को कम करती है। तो थोड़ा सेम ही बात दोनों आर्टिकल्स में की गई है। वहाँ पे भूमि सुधार विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यहाँ पे 9वीं अनुसूची में दिए गए नियमों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन वहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 14 और 19 की बात की गई थी। यहाँ पे देखिए भाग 3 में दिए गए सभी मूल अधिकारों की बात की गई है। अब इससे रिलेटेड पहले केस देखेंगे। देखिए केस में क्या कहा गया है। पहला केस है महाराष्ट्र राज्य बनाम कान सिंह का केस। न्यायालय ने देखिए इसमें क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रभाव है वो भूतलक्षी है, और अगर किसी अधिनियम को या किसी विधि को अवैध घोषित किया जाता है तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कोर्ट ने इसका प्रभाव भूतलक्षी बताया और कहता है कि अगर किसी अवैध घोषित किए गए अधिनियम को भी मान लीजिए इसमें शामिल कर लिया जाए तो उसकी वैधता को भी चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कि जो अधिनियम था उसको अवैध घोषित कर दिया गया, फिर भी अवैध घोषित होने के बाद भी उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला केस है अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ का केस। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद का जो संरक्षण है वो केवल 9वीं अनुसूची में दिए गए अधिनियमों को प्राप्त करना है, ना कि उसके अधीन जारी आदेशों या अधिसूचनाओं को। तो सिर्फ एक्ट को ये शामिल करता है, ऐसा नहीं है कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया तो उसको भी इसका संरक्षण मिलेगा, नहीं, सिर्फ अधिनियम की बात करता है। और अगला एक और इम्पॉर्टेंट केस जो काफ़ी इस लिहाज से अक्सर यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल को लेकर। केस का नाम है IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बनती है और उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी कि जिस दिन केशवानंद भारती के केस का जजमेंट दिया गया था, संविधान की 9वीं अनुसूची के किसी भी अधिनियम को विखंडित किया जा सकता है या उसको चुनौती दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल पलट बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है इस वाले केस में, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि 1973 में जिस दिन केशवानंद भारती के केस का जजमेंट आया था, अब उसके बाद से आप 9वीं अनुसूची के में जो शामिल किए गए अधिनियम हैं उनको आप इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वो वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि केशवानंद भारती का केस बेसिक स्ट्रक्चर के केस से रिलेटेड है, उसकी चीज़ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था कि आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन बस वो बेसिक स्ट्रक्चर को जब वायलेट करे, तब जब उसका उल्लंघन करे तो आप दे सकते हैं। तो इस केस में इस डेट के बाद 24 अप्रैल के बाद जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया, उसके बाद से अब हम 9वीं अनुसूची में दिए गए किसी एक्ट को भी चुनौती केवल इस आधार पर दे सकते हैं क्योंकि वो आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है।
क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 से ही अनुच्छेद 31B के रूप में यहाँ पे शामिल की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला अनुच्छेद ये क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 31C तो देखिए क्या कह रहा है। ये सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1971 में जोड़ा गया है। तो ये तीसरा अनुच्छेद था जो 31 में शामिल किया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा के 3 जो आर्टिकल्स जोड़े गए हैं उसमें ये तीसरा था। और देखिए ये क्या कह रहा है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने की बात करता है। साथ ही ये अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के जो अनुच्छेद 39 है यानी जो 39 है आर्टिकल, उसके खंड बी और सी को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्राथमिकता देने की बात करता है। इसके अनुसार यानी कि इस आर्टिकल के अनुसार पहले तो ये देखिए नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने की बात करता है। उसके बाद ये अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39 की बात करता है और वो भी सिर्फ उसके 2 खंड की बात करता है। उसके सारे प्रावधानों को प्राथमिकता नहीं देता, सिर्फ खंड बी और सी की। अब अनुच्छेद 39 क्या है ये हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में जब नीति निर्देशक सिद्धांतों पर वीडियो बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये तीनों आर्टिकल अलग अलग क्या क्या बातें कह रहे हैं। तो इसके अलावा ये भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39 यानी आर्टिकल जो 39 है उसका जो खंड बी और सी से जो संबंधित प्रावधान हैं उनको केवल इस आधार पर ही अमान्य घोषित, देखिए अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14 और 19 से मेल नहीं खाते। यानी कि जो अभी हमने आर्टिकल 31A पढ़ा था वो भी 14 और 19 की बात कर रहा था और ये भी सिर्फ अनुच्छेद 14, 19 की ही बात कर रहा है। जबकि जो अभी हमने 31B पढ़ा था यानी कि 31B पढ़ा था वो सारे मूल अधिकारों की बात कर रहा था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम इससे रिलेटेड केस देखेंगे। तो सबसे पहले एक फेमस केस केशवानंद भारती का केस, जिसमें देखिए जो अनुच्छेद 39 का खंड सी है उसके पहले भाग को संवैधानिक घोषित कर दिया गया और दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा केस था जिसमें अनुच्छेद 39 का जो खंड सी था उसके पहले भाग को संवैधानिक और दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित किया। इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में ही इस केस को यहाँ पे डिस्कस किया है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। अगला केस है वामन राव बनाम भारत संघ का केस, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो अनुच्छेद 31C है यानी जो अब हम इस समय पढ़ रहे हैं उसको विधि मान्य घोषित किया गया, यानी कि उसको इसमें लीगल बताया गया, कहा कि ये गलत नहीं है। और ये भी जजमेंट दिया गया कि अनुच्छेद 31C एक निश्चित प्रकार की विधियों को संरक्षण देता है जो देश के कल्याण और जनता के कल्याण के लिए भी है। तो यहाँ पे इसे देश और जनता के कल्याण की दृष्टि से सही बताया गया है। और इसके बाद आता है देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से। क्या कहा गया इससे कि इस अनुच्छेद में संशोधन करके इस संशोधन ने, मतलब ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन था, इसने अनुच्छेद 31C में थोड़ा संशोधन किया और इसका क्षेत्र जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसको विस्तृत कर दिया गया। और इस संशोधन ने भाग 4 में दिए गए जो सारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन सबको मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी। यानी कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनको इसने फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कर दिया। किसने? अनुच्छेद 42वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 31C के क्षेत्र को बढ़ा दिया और सारे नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी। अब देखिए क्या कह रहा है। इसके अनुसार जो कोई भी विधि है जो भाग 4 में वर्णित सभी या किन्हीं तत्वों के इस आधार पर ही शून्य नहीं करेगी किसी भी तत्व को कि वे अनुच्छेद 14 और 19 में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध हैं या उन्हें कम करते हैं या छीनते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट पे जो नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है, उनको सुप्रीम बनाया गया है, वो 42वें संवैधानिक संशोधन से बनाया गया है। इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स का केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्या कहा गया मिनर्वा मिल्स के केस में? इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बनती है और 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया गया, जिसमें जो विसम्मत निर्णय था 4-1 के निर्णय में वो जस्टिस PN भगवती का निर्णय था। और अनुच्छेद 31C को इसमें इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि वो आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नष्ट करता है।
और कोर्ट ने जो 42वां संवैधानिक संशोधन था, जो नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट्स पर सुप्रीम बता रहा था, उसको भी देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, उसको असंवैधानिक इन्होंने घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि भाग 3 और 4 के संतुलन पर ही हमारा संविधान आधारित है, इसलिए एक को दूसरे पर प्राथमिकता देने से ये संतुलन नष्ट हो जाता है। ठीक, तो इन्होंने इस बात की क्लियरिटी दे दी। और अब आता है वामन राव बनाम भारत संघ का केस। तो वामन राव भारत संघ के केस ने सभी तरह की जो डाउट्स थे उन सबको क्लियर कर दिया। देखिए, इस मामले में जो तीनों अनुच्छेद थे उनकी विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर अलग अलग तरीके से क्या कहा था, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 31A है वो तो विधि मान्य है, उसको लीगल माना, उसको बिल्कुल ठीक माना, क्योंकि इससे आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होता है, बेसिक स्ट्रक्चर को इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो दूसरा आर्टिकल है 31B, इसको केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय के बाद, यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उसके बाद 9वीं अनुसूची के विषयों को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह फंडामेंटल राइट का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं। तो 31A को तो विधि मान्य बता दिया क्योंकि वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन 31B को केशवानंद भारती के बाद हम चुनौती दे सकते हैं, उसके निर्णय के बाद हम चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको चुनौती देंगे, वरना नहीं। और जो अगला आर्टिकल है यानी 31C, जिसे अभी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संशोधित किया गया था, हमने ऊपर देखा है, उसको भी इन्होंने विधि मान्य माना है, क्योंकि ये केवल नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। जो अनुच्छेद 39 जो है उसका खंड B और खंड C में दिए गए हैं, सिर्फ उनकी बात करता है, सारे नीति निर्देशक तत्वों की बात ये नहीं कर रहा है। और इसे भी केशवानंद भारती के केस में वैध घोषित देके किया जा चुका था, और ये भी कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। तो तीनों पर कोर्ट ने इस केस में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कौन सा विधि मान्य है और कौन सा विधि मान्य नहीं है। 31A विधि मान्य है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करता। 31B को केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था उसके बाद आप इसलिए चुनौती दे सकते हैं क्योंकि वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। और तीसरा है 31C, जिसे 42वें संवैधानिक संशोधन से संशोधित किया गया और इसको विधि मान्य माना क्योंकि ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन नहीं करता, केवल कुछ नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं देता। तो ये था अनुच्छेद 31 पर हमारा वीडियो, और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे लीगल परसेप्शन चैनल के टेलीग्राम से ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।